स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए समास का पार्ट 1 लेके आई हूँ और बड़े ही आसान तरीके से हम क्या करेंगे, समास को समझेंगे। यकीन मानिए, यदि आप इस तरह समास को पढ़ लेते हैं तो कभी भी समास को नहीं भूलेंगे। मगर यदि इसके पहले आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम समास को। समास किसे कहेंगे? सबसे पहले आप समास को का परिचय समझ लीजिए। समास होता क्या है? तो समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समास शब्द का जो है निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है। तो आपको याद रखना है, समास शब्द जो है वो सम और आस से मिलकर बना हुआ है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कहना। मतलब समास का मतलब क्या होगा कि संक्षिप्त में अपनी बात को कहना समास कहलाता है। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए सार्थक शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा नीला है जो कमल। जब हम उसका नया शब्द बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, उसको संक्षिप्त करेंगे तो वह क्या होगा, नील कमल बन जाएगा। यानी जो कहने का मतलब है कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब उसका जो हम अर्थ निकाले या अर्थ बने वह क्या होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण में कहा नीला है जो कमल, तो हमने क्या बनाया, नील कमल उसका जो क्या है शब्द बनाया। तो यह क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। और वह जो है जो पद जो समास के नियमों से बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते। चलिए हम समास के भेद देख लेते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। परीक्षा में आपको पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां और अंतिम समास है द्वंद्व समास। आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अव्ययी भाव समास होता क्या है? तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिसका पहला जो पद होता है, जिसे पूर्व पद के नाम से भी जाना जाता है, वह क्या होता है, अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते। कहने का मतलब कि जो अव्ययी भाव समास में पहले वाला जो शब्द होगा उस पर दूसरा वाला शब्द पूर्ण रूप से क्या होगा, निर्भर होगा। मगर इसके पहले मैं आपको अव्ययी भाव समास समझाऊं, आप मुझसे कहेंगे कि मैम ये अव्यय होता क्या है। सही बात है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि अव्यय है क्या, तभी तो आप अव्ययी भाव समास को समझ पाएंगे। तो अव्यय का मतलब होता है वह शब्द जो लिंग, कारक, वचन इत्यादि के साथ जुड़ने पर भी जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ आया? अव्यय का मतलब क्या होता है, वह शब्द जो लिंग, कारक और काल के साथ जुड़ने पर भी जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, जहाँ, किधर, ये सब क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अब आप सबको समझ आ गया होगा अव्ययी भाव माफ कीजिए, अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय क्या है, अव्ययी भाव समास में क्या है, जिस समास का पहला पद क्या होता है,
अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अगर आपको और आसानी से इसे याद रखना है तो आप इसकी पहचान को याद रख लीजिए कि इस समास का जो पहला पद है वह अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि शब्द इसके सामने क्या होते हैं? पहले पद में जुड़े हुए होते। कहने का तात्पर्य यह है कि अव्ययी जो भाव समास है उसका जो पहला जो पद होता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण है जैसा पहला है प्रतिदिन। आप ये देखेंगे कि प्रतिदिन में सामने में प्रति अव्यय लगा हुआ है, उपसर्ग भी है प्रति। तो प्रतिदिन शब्द क्या है? प्रति और दिन माफ कीजिए, प्रतिधन दिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो वह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। जैसे दूसरा उदाहरण है अनुरूप। अनु किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अनु धन रूप से मिलकर बना है। और यदि आप इसका विग्रह करते तो वह क्या हो जाएगा? रूप के योग्य हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए आप, भरपेट। भरपेट किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भर और पेट। ठीक है। और आप यदि इसका विग्रह करते तो क्या हो जाएगा? पेट भर कर। वैसे ही अगला उदाहरण देखिए, यथासंभव। ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? यथा और संभव। जब आप इसका विग्रह करते तो क्या हो जाएगा? जैसा संभव हो। ठीक है। तो मुझे यकीन है आपको अव्ययी भाव समास बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अगला समास देखते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरे पद को उत्तर पद भी कहा जाता है, याद रखना। जिस समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक आप लोगों को पता होगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। मगर आप नोट कर लीजिए, जो तत्पुरुष समास है इसमें पहला और अंतिम जो कारक होता है यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो कारक के आधार पर हम तत्पुरुष समास के प्रकार देख लेते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में कर्म कारक का की जो विभक्ति है को का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, यदि आपने कारक पढ़ा है तो कर्म को, है ना, इस तरह आता है। तो इसमें क्या होता है? कर्म तत्पुरुष में इसमें जो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है को जो होता है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, गगनचुंबी। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, है ना। गगनचुंबी अगर हम उदाहरण देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। इसका मतलब ये है कि इसमें जो को विभक्ति है उसका क्या हो गया है? लोप हो गया है। मैं अधिक एग्जाम्पल नहीं लूंगी क्योंकि वीडियो हमारा बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। मगर मुझे उम्मीद है कि आपको एक उदाहरण से ही यह बेहतर समझ आ रहा होगा। चलिए अगला तत्पुरुष देखते हैं। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें जो करण कारक की जो विभक्ति है से है, के द्वारा है, इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। तो उदाहरण देखिए, अगर आपको याद रखना है, जो करण तत्पुरुष है इसमें जो विभक्ति लगी होती है से या द्वारा, इसमें जो लोप तो होता है मगर भाव हमेशा क्या होते हैं? मनुष्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। भाव अलग नहीं होते। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, यानी मन की जो बात है वो आपसे जुड़ी हुई है। हमेशा याद रखिएगा, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो करण तत्पुरुष में क्या होता है
कि जो भाव है आपके वह क्या होंगे, आपके साथ जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मन चाहा, मन से चाहा, इसमें कौन सी विभक्ति से क्या हो गया है। अगर हम मनचाहा को अगर विग्रह करते तो वह क्या हो जाएगा, मन से चाहा हो जाएगा, और इसे अगर हम संक्षिप्त करते तो क्या हो जाएगा, मनचाहा हो जाएगा, और उसमें से विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसी तरह अगला उदाहरण देखो, सूर रचित यानी सूर के द्वारा रचित। जब हम सूर के द्वारा, माफ कीजिए यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो चुकी है, सूरत नहीं है सूर है, सूर के द्वारा रचित। यदि आप इसे संक्षिप्तीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, सूर रचित हो जाएगा, और इसमें से जो द्वारा के द्वारा जो विभक्ति है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। चलिए अगला तत्पुरुष देखते हैं। अगला तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कि जो कारक है, विभक्ति है के लिए, वह क्या हो जाता है, इस विभक्ति का के लिए विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वो लुप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण देखिए प्रयोगशाला, यदि आप इसको विग्रह करते तो क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, मगर जैसे ही आप इसका समास बनाते हैं, इसका संक्षिप्तकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह प्रयोगशाला। मतलब क्या है कि प्रयोगशाला शब्द का यदि हम विग्रह करते तो वो क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, मगर जहाँ इसका हम संक्षिप्तीकरण करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला हो जाएगा, और के लिए जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होगा, अपादान की जो विभक्ति है से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आपको याद रखना होगा, करण तत्पुरुष में मैंने आपसे क्या कहा था कि उसमें भाव क्या होते हैं, आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, मगर अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, आपके जो भाव होंगे वो आपसे अलग हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, धन से हीन है ना, धन से हीन धनहीन है, अगर आप विग्रह करते तो वह क्या हो जाएगा, धन से हीन, मतलब आपका धन क्या है, आपसे अलग है, यानी जो भाव है वो आपसे क्या हो गया है, अलग हो गया है। जैसे और धन से हीन, जन से हीन, ये जो है यह सब क्या होगा, यह जो होगा अपादान तत्पुरुष होगा, क्योंकि इसमें भाव आपसे क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस तत्पुरुष का उदाहरण है, और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी करण में भी तत्पुरुष में भी से लगा होता है और अपादान तत्पुरुष में भी से होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर यह है किसका उदाहरण। तो आपको याद रखना है कि अपादान तत्पुरुष में हमेशा जो भाव होते हैं वह क्या होते हैं, अलग होते हैं। चलिए अगला अगला जो तत्पुरुष है वह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें क्या होगा, संबंध की जो कारक की विभक्ति है का, के, की, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मतलब कि जब आप शब्द का विग्रह करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, तो कारक क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, मगर जब आप इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो कारक क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र तो क्या होगा, राजपुत्र होगा। उसी तरह हम पराधीन शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर के अधीन हो जाएगा। अगला है देश रक्षा, देश की रक्षा, मगर उसका यही हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, देश रक्षा हो जाएगा। इस तरह आज आपका अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के हमने सभी प्रकारों को देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह दोनों जो समास है बड़ी आसानी से समझ आ गए होंगे। आप और एग्जाम्पल को देखकर इसका और प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा आपको यह क्या होगा, बेहतर समझ आ गया होगा।
माफ़ कीजिए बेहतर समझ आ जाएगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।